मनसबदारी फिर से समझते हैं। मैंने बताया था कि जब कोई मुगल वॉज अ वॉर स्टेट, मुगल डायनेस्टी और मुगल का टाइम रहा है, दैट वाज अ वॉर स्टेट। वॉर स्टेट का मतलब कि वो स्टेट विच इज जिसकी सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ जो है वो मिलिट्री पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, अगर वॉर स्टेट है, इट इज अ वॉर स्टेट, तो वॉर स्टेट में ये होता है हमेशा कि टू रन अ वॉर स्टेट इफेक्टिवली आपको एक कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी चाहिए होता है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए है। ठीक है, और इस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए तो मनसबदारी सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब मनसबदारी सिस्टम के साथ क्या था कि मुगल एम्परर का अपना एक कोर्ट है, और इस कोर्ट में क्या है, उनके एरिस्टोक्रेट्स हैं। एरिस्टोक्रेट वही हैं जो टॉप नोबल्स जिनको आप बोल रही हैं। इसमें भी क्या था कि कई ग्रुप्स थे मुगल्स कोर्ट में। ठीक है, क्या ग्रुप्स थे, जैसे अगर ग्रुप्स की बात करेंगे तो एक ग्रुप आपको मिलेगा तुरानी ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा ईरानी। चार ग्रुप थे बेसिकली। एक ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा अफगानी, और एक ग्रुप है हिंदुस्तानी। ठीक, मुगल्स कोर्ट के अंदर। अब ये तुरानी, ईरानी, अफगानी का मतलब क्या था, ये जिसमें तीन जो ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये बेसिकली फॉरनर्स थे। फॉरनर्स इन सेंस कि ये इंडिया के लोग नहीं थे, क्योंकि मुगल्स खुद जो है ट्रांस ऑक्सेनिया और तुर्कमेनिस्तान उधर से आए थे। तो उनके ये जो ग्रुप थे, ये एथनिसिटी पर बेस्ड ग्रुप थे। एथनिसिटी का मतलब ये था कि जो तुरान साइड के लोग हैं उन्होंने तुरानी बना लिया आकर के। ठीक है, जो ईरान साइड के लोग उन्होंने ईरानी ग्रुप बना लिया, अफगान साइड के लोग उन्होंने अफगानी ग्रुप बना लिया। एथनिसिटी का मतलब होता है कि जिसकी हिस्ट्री कॉमन हो। ठीक है, तो तुर्किश बोलने वाली लैंग्वेज वाले एरिया वाले जो लोग हैं वो तुरानी ग्रुप में आ गए, ईरान वाले ईरानी, उस तरह ये ग्रुप बन जाते। हिंदुस्तानी वो थे जो यहीं पे यहीं के नेटिव थे। इस हिंदुस्तानी के अंदर आपके इंडियन मुस्लिम्स थे। ठीक है, हिंदूज थे। हिंदूज में भी आप देख लो कौन थे, राजपूत हैं, मराठा हैं। ये सारे आपको हिंदुस्तानी ग्रुप मिले जो यहीं पे जन्म हुआ जिनका। अब इसमें भी अगर मुस्लिम को देखेंगे तो इनके एंसेस्टर्स पीछे जाएंगे तो आपको हो सकता है कोई मिल जाए कि उधर से रिलेटेड है, बट दे आर कंसिडर टू बी एन हिंदुस्तानी ग्रुप। ठीक है, तो एथनिसिटी पर बेस्ड ग्रुप हुआ करते थे। अब इन्हीं ग्रुप में तो क्या होता था कि इन्हीं के, अब ये सारे ग्रुप जो है इनके जो लीडर्स हैं, दे फॉर्म द एरिस्टोक्रेसी ऑफ द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट के ये सारे एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप थे। तो अब इन ग्रुप से ही जो है पूरा सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए मनसबदारी सिस्टम शुरू किया अकबर ने। ठीक है, अब मान लीजिए तुरानी ग्रुप को ही कोई एरिया उन्होंने दे दिया। अब तुरानी ग्रुप को एरिया देने का मतलब मनसब दे दिया कोई। अब मनसब में उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 10,000 का मनसब है। दो चीजें थी, मैंने बताया ना, जाट था और एक ये उसकी सवार, ये उनकी रैंक्स थी। ठीक है, जाट रैंक थी और सवार कितने वो घोड़े रख सकते हैं, कितने सोल्जर्स वो रख सकते हैं। अब ये 10,000 का मनसब देने के लिए भाई इनको कैसे चलाएं, इनकी सैलरी कैसे आएगी, इनका खर्चा कैसे उठेगा। उस खर्चे को उठाने के लिए दो व्यवस्थाएं थी। या तो कैश दे दिया जाता था मुगल ट्रेजरी से निकाल के, उसे बोलते थे नकदी मनसबदारी। और कैश नहीं दिया जाए तो उसको हमने क्या कर दिया, जागीर दे दी। ठीक है, और ये जागीर दो तरीके की थी, एक ट्रांसफरेबल थी और एक नॉन ट्रांसफरेबल थी। ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल को बोलते थे तनख्वाह, तनख्वाह, और इसको बोलते थे वतन।
तो ये किसको ट्रांसफरेबल देनी है, किसको नॉन ट्रांसफरेबल देनी है, ये एम्परर का अपना डिस्क्रिशन था। और एम्परर ये डिस्क्रिशन इस बेस पे लेता था कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना सपोर्ट हमको जरूरत पे कर सकता है। ठीक है, तो अब लेकिन इन बोथ द केसेस एम्परर ने क्या किया, उसको लैंड दे दी। जागीर इज अ लैंड, लैंडेड स्टेट है ना ये, जागीर का मतलब लैंड है। तो मतलब अब इस लैंड से आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, ये सिस्टम था। अब इसमें भी क्या हुआ कि अब देखिए एम्परर ने मनसब बना दिया, जिसको हम लोग जागीरदार कह दिया। ठीक है, और मनसब के नीचे ये मान लीजिए कोई एक लैंड है, एक एरिया है, मान लीजिए आगरा जागीर कह देते हैं इसको, आगरा की जागीर दे दी। तो अब इस जागीर में जो कुछ भी हो रहा है, वॉट एवर द कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो उस वक्त मेनली एग्रीकल्चरल थी, उसका एक फिक्स रेवेन्यू जो है वो इस मनसब को जाएगा, फिक्स रेवेन्यू। ठीक है, और वो रेवेन्यू से मनसब क्या करेगा, उसका एक हिस्सा वो अपनी उस मिलिट्री को बनाने में रखेगा और बाकी हिस्सा वो एम्परर की ट्रेजरी में दे देगा। अब एम्परर को क्या फायदा है, एम्परर को यहां से तो रेवेन्यू लेना ही लेना था, अल्टीमेटली अपने सिस्टम से पहले ले ही रहा था वो। अब उन्होंने बीच में एक मनसब बना दिया अरिस्टोक्रेट, जो मिलिट्री। अब मिलिट्री से क्या मिलेगा उनको, मिलिट्री की जरूरत थी क्योंकि कंटिन्यूस वॉर चलते रहते थे। तो मिलिट्री, मैंने बताया था फ्यूडल लॉर्ड्स के समय भी नोवेल का क्या काम था, किंग के नीचे फ्यूडल लॉर्ड को मिलिट्री, वसाल स्टेट को मिलिट्री सपोर्ट ही तो देना था। वो मिलिट्री सपोर्ट मनसब से मिल गया। अब मनसब की इस एरिया में मनसब का अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो आप बात कर रही हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इस मनसब ने भी क्या किया अपने नीचे। अब मान लीजिए इस एरिया को ही मान लेते हैं, इसको और डिवाइड कर देते हैं। भाई आगरा बड़ा एरिया है, ठीक है, इसके और डिवीजन मनसब ने खुद ही कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसने 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ये स्टेट्स बना दिए, लैंडेड स्टेट्स हैं ये। ठीक है, अब मान लीजिए स्टेट नंबर 2 पे उसने एक इंचार्ज बनाया, उसको कहा गया प्राइमरी जमींदार, प्राइमरी जमींदार। ठीक है, प्राइमरी जमींदार का काम यह था कि वो इस एरिया से रेवेन्यू वसूलेगा और उस रेवेन्यू के एवज में उसको या तो यहीं पे कोई एक लैंड दे दी जाएगी जिससे जिसका रेवेन्यू उसका खुद का होगा, उस तरह की लैंड को बोलते थे ननकाना, ननकाना लैंड। ठीक है, या फिर उसको कोई एक हिस्सा मिल जाएगा, उसको कोई परसेंटेज मिल जाएगा। तो अब इस तरह से ये प्राइमरी जमींदार 1 यहां पे आ गया, प्राइमरी जमींदार 2 एंड सो ऑन प्राइमरी जमींदार। ठीक है, उसने और उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस मनसब और इन प्राइमरी जमींदार के बीच में वो एक और आ गया जिसको कहा गया जमींदार, इंटरमीडिएटरी जमींदार, इंटरमीडिएटरी जमींदार। समझते जाइए सिस्टम क्या रहा होगा, इंटरमीडिएटरी जमींदार। ठीक है, अब इंटरमीडिएटरी क्या होगा, इनके नीचे आ गया, इनके ऊपर आ गया। अब एक इंटरमीडिएटरी होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एज पर द एरिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब ये क्या होगा, ये बॉस हो गए यहां पर, इनके पास रेवेन्यू आने लगा कुछ, जो कलेक्शन करेगा उसके पास कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा। बैंक आज लोन देती है, कार लोन मत चुकाई तो फिर वो कुछ लोगों को रख लेती है रिकवरी के लिए। अब तो लॉ बदल गया, लेकिन पहले क्या करती है, तो करती है रिकवरी के लिए कि तुम जाओ इतनी मेरी रिकवरी करके लाओ, उसका एक परसेंटेज तुमको मिल जाएगा। वो सिस्टम इनका था। तो आप देखिएगा कि ये भी रिच हो गए, ये भी रिच हो गए, ये प्राइमरी जमींदार भी रिच हो गए। इनकी इन पे रेवेन्यू कैसे लेना है वो डिपेंड करता था एरिया वाइज। जब्त सिस्टम था,
टोडरमल ने शुरू किया, लैंड मेजर कर ली और अगर उसकी फर्टिलिटी ठीक है तो वहां पे 1/3 वहां पे कर दिया, कहीं पे हाफ रेवेन्यू कर दिया, कहीं पे 4/5 रेवेन्यू फिक्स कर दिया उनका, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब क्या हुआ, जब रेवेन्यू ये और जब लग्जरी में आ गई मनसबदार, तो एक सिस्टम और डेवलप हो गया, इन लोगों ने डेवलप कर दिया मिलकर के, उसको बोलते इजारदारी सिस्टम। पढ़ेंगे आप, इजारदारी सिस्टम। इजारदारी का मतलब हो गया कि अब ये नीचे जो लैंड दी जाएगी किसानों को, वो हाईएस्ट बिडर को दी जाएगी। बोली लगाओ, ठीक है। अच्छा, ये कोई परमानेंट तो है नहीं, पीजेंट के पास कोई परमानेंट लैंड तो है नहीं, अब ये बोली लगाएंगे, जिसको ज्यादा बोली मिल जाएगी उसको लैंड दे दी जाएगी। अब जरा ये समझिए कि ये जो मनसब दिया गया है, ये या तो तनख्वाह मनसब होगा, मतलब ट्रांसफरेबल होगा, या फिर वतन होगा। दोनों कंडीशन समझते हैं। अगर तनख्वाह होगा, ट्रांसफरेबल का मतलब इफ दिस मनसबदार इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, इसकी मनसबदारी लेकर किसी दूसरे को दे दी जाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होता था कि इसका कोई अटैचमेंट नहीं हो पाता था नीचे पब्लिक के साथ। शुरू शुरू में तो ठीक था, बट जब वीक मुगल एम्परर्स आने लगे आफ्टर औरंगजेब, जहांगीर शाह के बाद की बात को, फर्रुखशेर के बाद की बात करेंगे, तो ये क्या हुआ कि ये जब इनको लगा हम ट्रांसफर हो जाएंगे। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा था कि मनसबदारी बढ़ गई थी। मैंने बताया कि एक समय ऐसा आ गया कि 8,000 मनसब हो गए। अब नॉर्थ इंडिया और डेक्कन के कुछ पार्ट में मिला के 8,000 मनसब बहुत हो गए, ठीक है। तो अब रेवेन्यू तो उतना आएगा नहीं, तो ये क्या होता, फटाफट जो पैसा ज्यादा ऑफर कर देता था एम्परर को, या लॉयल्टी ज्यादा शो कर देता, तो ये हट जाता था। तो जब ये हट जाएगा तो इसका नीचे कोई किसी के साथ कोई इमोशनल कनेक्ट तो है नहीं। अगर थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्ट होगा भी तो प्राइमरी जमींदार का होगा इसके साथ, क्योंकि ये डायरेक्ट टच में है यहाँ पे। इसका भी नहीं होगा उतना और उसका भी नहीं होगा। तो क्या करते थे, एज मच एज दे कैन एक्सट्रैक्ट दे एक्सट्रैक्ट, जितना ज्यादा से ले सकते थे वो। अब यही वतन वाले जो हैं, वतन में बेसिकली राजपूत थे। वतन जागीरदारी कैसे दी जाती थी, राजा देख लेता था कि मान सिंह के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा अजीत सिंह के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इनकी पकड़ है पब्लिक में, इनकी अथॉरिटी है। उनको कहा कि भाई तुम जोधपुर में ही रहो राजा अजीत सिंह, जोधपुर की प्रॉपर्टी लैंड तुम्हारी सारी तुम्हारी है, नाम के लिए हमारी, बाकी तुम्हारी है, और तुमको हम वतन जागीर दे देते हैं। मुगल नोबिलिटी थी, मुगल का तो था ही भाई, मुगल्स को तो थोड़ी ना डिक्लाइन कर देंगे वो, तो उनको भी लगता था ठीक है एम्परर ने हमें वतन जागीर इज नॉन ट्रांसफरेबल, समझ रहे हो। तो अब वतन जागीर भी क्या हो गया, मनसरदार हो गया ना एक तरीके का। फिर वो अपने नीचे जमींदार रखेगा या नहीं रखता, चलो वही मनसबदार ही जमींदार है एक तरीके से। तो राजा अजीत सिंह के बाद उनका बेटा, फिर उनका बेटा, ये हेरिडिटरी हो गया उनका, मतलब ये ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है, ये तो उनकी परमानेंट हो गई ना। तो जितने भी राजा आज आप देखते हैं वो यही वतन जागीर का ही सिस्टम फॉलो करते हुए उनको ही मिला। बट उसके एवज में वो क्या करते थे, दे शो द लॉयलिटी टुवर्ड्स द एम्परर। इसलिए आप देखोगे कि मुगल्स के साथ, अकबर के साथ हमेशा राजपूत खड़े रहे, आगे भी खड़े रहे, बहुत सारे वॉर में राजपूत साथ रहते थे मुगल एम्परर्स के, और थोड़ी सी नॉमिनल कुछ ट्रेजरी में जमा कर देते थे वो। और उस एरिया में कौन था माई बाप, वो राजपूत चीफ हो गए। तो ये जो मनसबदारी सिस्टम था, अब इसमें क्या होने लगा कि अभी मैंने 4 ग्रुप बता दिया आपको, एक ग्रुप और आ गया, डेक्कन ग्रुप। औरंगजेब ने बीजापुर गोलकोंडा पे कब्जा कर लिया। अच्छा, एक चीज और, एक लैंड और होती थी जिसको बोलते थे खालिसा लैंड। खालिसा क्या होता था, ये रॉयल लैंड है, खालिसा इज अ रॉयल लैंड, मतलब ये मुगल की है, किंग की है, सरकार की एक तरीके से, नजूल भूमि, रॉयल लैंड है। बट ऑल द लैंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मनसबदारी, कुछ पार्ट मुगल का भी रहता था। तो जब डेक्कन और बीजापुर पे कब्जा किया, दैट लैंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ खलीसा लैंड। औरंगजेब ने कहा ये खलीसा लैंड है, और इस
डेक्कन और सॉरी बीजापुर गोलकोंडा की लैंड से 23% रेवेन्यू आने लगा, और वो रेवेन्यू सारा क्या आने लगा, मुगल की ट्रेजरी में जाने लगा। इधर मनसबदारी सिस्टम इतनी बढ़ा दी थी इन्होंने कि लोगों का रिसोर्सेज श्रंकेज होने लगे थे। भाई आपने ये दे दिया, अब यहां पे सब ले लिया, अब क्या करोगे? तो उसमें क्या होता था, वॉर करिए और ज्यादा लैंड अक्वायर करो, जितनी लैंड, उसके पीछे यही तो मोटिवेशन होता था, वॉर करो, लैंड अक्वायर करो, वहां से रेवेन्यू लो। तो वॉर किया, गोलकोंडा और बीजापुर ले लिया, लेकिन उसका रेवेन्यू उनमें ना बांट करके दैट वाज डिपॉजिट इन द ट्रेजरी, और उस पैसे को राजा ने डेक्कन में अपने एक्सपेंशन पे खर्च किया, तो ट्रेजरी कमजोर होती चली गई, है ना। तो इसी को कहा गया कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन था, आर्टिफिशियल वीकनिंग हुई, कि मतलब अगर ये खालिसा लैंड का जो रेवेन्यू था ये भी अगर बांट देता तो एक बार को क्या होता कि वो जो जागीरदारी सिस्टम है, जो मनसबदारी सिस्टम डिक्लाइन कर रहा था, वो संभल जाता। तो दक्कन में भी एक ग्रुप आ गया, तो दक्कन के मनसबदार अलग बना दिए गए। तो अब मैं अकबर हूं या मैं औरंगजेब हूं, फर्रुखशियर हूं, आप सब हमारे मनसबदार हैं। अब मनसबदार तब तक तो ठीक है जब रेवेन्यू आ रहा है, अब आपका रेवेन्यू आना कम हो गया, क्यों? क्योंकि आपने जमींदार रख लिया, प्राइमरी जमींदार रख लिया, और वो आपको, आप इतना लग्जरी में बह गए कि आपको हिसाब ही नहीं ले पा रहे, नीचे आप मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर एम्पर का प्रेशर, आप जमींदार पे प्रेशर डालेंगे, नीचे वो उस पर प्रेशर डालेगा, तो कहीं ना कहीं पिलफ्रेजेस ज्यादा होने लगे। इससे मनसबदारियों में क्या होने लगा, अब एक मनसब की नजर दूसरे मनसब पे, उसकी लैंड ज्यादा बड़ी है। वो अब जो ग्रुप एथनिसिटी के बेस पर बने थे, वो अब एथनिसिटी तो गायब हो गई, अब वो अलग से ग्रुप बन गए पर्सनल लॉयल्टी के आधार पर। ठीक है, कोई किसी को सपोर्ट करने लगा, कोई किसी को सपोर्ट करने लगा। क्यों? मैंने ये भी आपको बताया था कि 8000 मनसब में 61% रेवेन्यू खाली 445 मनसब कलेक्ट कर रहे थे। तो बाकी मनसब क्या करते, या तो ग्रुपिंग करते, या वो किसी के साथ मिलकर के किसी को सपोर्ट करते। तो आप देखोगे लास्ट में ग्रुप को अगर हम रीग्रुप करते हैं, रीग्रुप करते हैं अगर इनको, तो आपको मिलेगा मतलब हम इनको जोड़ देते, तुरानी प्लस ईरानी प्लस अफगानी, इनको एक तरफ कर दें और एक तरफ कर देते हैं हिंदुस्तानी। अब इस हिंदुस्तानी ग्रुप में कौन था? सैयद ब्रदर्स। इनके नाम तो सुना ही होगा आपने। इसमें कौन थे? राजपूत। इसमें कौन थे? मराठा, मराठा सरदार। ठीक है, और इधर एक चीज और मैंने जो आपको बताई थी, हम जरा ये तीन राजा जो थे इंपॉर्टेंट, अकबर, अकबर के बाद कौन थे? पक्का शाहजहां, शाहजहां, और फिर इसके बाद औरंगजेब। इसमें जरा देखना, ग्रेजुअली देखना कि 1556 से आकर के 1707 में औरंगजेब खत्म हो जाते हैं। कोई क्वेश्चन हो? लेट मी टेक अ सिप, ठंडी हो जाती है। अकबर की मैंने तारीफ कर दी थी लास्ट टाइम आपसे। अकबर के साथ क्या था, ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कह सकते हैं, कंसाइलेशन एंड सिंथेसिस। इसका मतलब हो गया कि सभी धर्मों को लेकर के चल रहे थे वो, मानते ना, दीन इलाही उन्होंने शुरू किया, ये अकबर की विशेषता थी। अकबर ने जजिया खत्म कर दिया,
अकबर ने, टोडरमल ने जब्त सिस्टम शुरू किया, एंड देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच अकबर हैज डन। तो आप देखोगे कि अकबर का जो समय था वो अकबर ने सारे लोगों को अपने साथ कर लिया था। मैंने बताया था एक प्राइमरी नेशनलिटी देखने को मिलती थी। धीरे से धीरे धीरे लोगों ने अकबर को मानना शुरू कर दिया था। इसका मतलब इस वक्त जब अकबर हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम तो है नहीं सोसाइटी में। अब अकबर के बाद जहांगीर आया। जहांगीर क्या है? जहांगीर जो है वो आर्ट, पेंटिंग्स, ब्यूटी, गार्डनिंग, इन सबको बड़ा प्रमोट करते थे। जहांगीर के बारे में जहांगीर का एक पार्ट देखेंगे, मतलब जहांगीर वो मुगल एम्परर है जिन्होंने मार्बल शुरू किया, है ना। एतमादुल्ला का मकबरा शुरू हुआ, मार्बल, व्हाइट मार्बल वहीं से आया। जहांगीर नहीं शुरू, उससे पहले तो रेड स्टोन आता था। अकबर का मकबरा जो है रेड में है, व्हाइट मार्बल आना जहांगीर ने शुरू किया। तो वो क्या थे, उनका इंक्लिनेशन था, एस्थेटिक सेंस था उनके अंदर जहांगीर का। बट थोड़े से अपने लेटर पार्ट पे वो हिंदुओं को लेकर के थोड़ी सी उनकी रिलीजियस नीतियां थोड़ी थोड़ी बदली थी। वो नीति हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका डिस्क्रेडिट आप किसी एक मुगल पर्सनल को नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, कौन क्या समझा रहा है, क्या उनको गाइडेंस दे रहा है, उस पर चलता था। जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में आप सब जानते ही हैं। शाहजहां कैसा व्यक्ति रहा होगा, जिस व्यक्ति ने अपनी बेगम के मरने पे उनके सम्मान में कह लीजिए, उनकी याद में इतना खूबसूरत मकबरा बना दिया ताजमहल, जिसको आज आप हम लोग अलग ही मतलब पर्पस से समझते हैं ताजमहल को। तो उस आदमी की क्या रही होगी सोच, क्या रही होगी। ये सब क्या थे, टॉलरेंट लोग थे, कहीं ना कहीं कंपैशनेट रहे होंगे ना, तभी तो कोई आदमी प्यार मोहब्बत और ये उनके मकबरे बनवा सकता है। तो ये शाहजहां की थी। लेकिन चलो ये भी, अब इनकी सबकी डिग्रियां, ये तो दीने इलाही चला रहे थे और ये कंसाइलेशन और सिंथेसिस के प्रिंसिपल पे चले थे। और इसके आगे आगे आप आओगे, इन सारों लोगों की डिग्री ऑफ कंसाइलेशन एंड सिंथेसिस इट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड। इनके में कुछ कम हो गई, इनके में और कम हो गई। औरंगजेब को कोई मतलब नहीं था ब्यूटी से, इससे पापा से नाराज था, फादर को बंद कर दिया शाहजहां को। वो कह रहा था क्या सब फालतू जनरेशन अपनाओ, दिस इज द फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो जो अकबर ने किया या जो जहांगीर ने किया, जहांगीर के कामों को औरंगजेब पसंद नहीं करता था। तो आप देखेंगे औरंगजेब के समय में आपको कोई बहुत विशेष चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, कुछ एक आध चीज छोटी मोटी छोड़ दी जाए, अदरवाइज कुछ आपको विशेष कोई इमारत नहीं दिखाई पड़ती उनके समय में। अब औरंगजेब ने क्या किया, ये पॉलिसी जो थी रिकंसाइलेशन वाली, इसको तो उन्होंने खत्म कर दिया और हिंदू परसिक्यूशन की एक पॉलिसी, जो मैं बता रहा था रिलीजियस रीजन, हिंदू परसिक्यूशन की एक पॉलिसी लेकर के आ गए। अब उन्होंने कहा ये कंसाइलेशन सिंथेसिस से कुछ नहीं होती है, जो मुस्लिम नहीं है वो क्या देंगे, जजिया देंगे। अब देखते जाइए अकबर से यहां के कंपैरिजन, उन्होंने कहा जजिया देंगे, जजिया टैक्स आ गया साहब। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम नहीं है उनको कोर्ट से बाहर कर दो, कोई हिंदू उनके यहां टॉप पोजीशन पे आपको नहीं मिलेगा। इनके यहां थे टोडरमल, थे तानसेन, थे बहुत सारे लोग थे, इनके यहां आपको नहीं दिख रहा धीरे धीरे। तो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिस बेस पर अकबर ने मुगल एम्परर की नींव रखी थी, उस बेस को इस भाई ने आकर के खत्म करना शुरू कर दिया। ठीक, और जिस मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया, वो मनसबदारी व्यवस्था औरंगजेब के लास्ट समय में वीक क्यों होने लगी, क्योंकि आपने मनसबदारी इतनी बढ़ा दी। और खलीसा लैंड वाली मैंने बात आपको बताई थी, इन्हीं के पीरियड की है ना। तो वो मनसब्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे और 90 ईयर्स के एज पे औरंगजेब खत्म हो गया। तो औरंगजेब खत्म हो गए, जिस बेस पर यहां मुगल एम्परर बैठा था आकर के, वो बेस भी उन्होंने हिला दिया। जजिया टैक्स को खत्म करने के लिए बहुत पिटीशन दी हिंदू लीडर्स ने, नहीं माने वो। तो क्या हुआ कि एक
ये बात भी फैल गई कि साहब हिंदुओं के खिलाफ हैं, रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है वगैरह, और बहुत सारे इतिहास में अलग अलग व्यूज हैं। बट हाँ ये है कि बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़वा दिया और लूट लिया। ट्रेजरी क्यों करते थे ऐसा? पैसा नहीं था ट्रेजरी के पास, कैसे सिस्टम चलाएंगे, कैसे? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मिलिट्री मेंटेन नहीं कर पाओगे, मिलिट्री मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आगे सिस्टम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कहा कि जब ट्रेजरी वीक होगी, चाहे वो मनसब की वीक हो, चाहे मुगल्स की वीक हो, किसी की भी, तो क्या हो जाएगा? इंटरनल रिविलियन इन मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री, और मिलिट्री पर ही आप जो है आश्रित हैं। ठीक है, अब औरंगजेब खत्म हुआ तो औरंगजेब के 4 लड़के थे, उसमें से सबसे पहले वाले जो आ गए प्रिंस मुअज्जम, जिनको हम लोग बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका टाइम पीरियड मुझे लगता है 1707 से 1712 तक रहा। ठीक है, इसके बाद कौन आया? फरुखशियर, सॉरी जहांदर शाह, जहांदर शाह आ गए। फिर उसके बाद फरुखशियर, ये 1 साल ही रहे, ये फरुखशियर आ गए। फरुखशियर, उसके बाद रफी उद दरजात और रफी उद दौला, ये इंपॉर्टेंट लोग हैं 3। इंटरनल रिविलियन हुआ, मिलिट्री वीक होने लगी, मिलिट्री में कोई रिफॉर्म नहीं थे। वीक का मतलब जब पैसा नहीं मिलेगा मिलिट्री को तो काहे की लॉयल्टी? जो मैं आपको एक दिन और भी मैंने बताया था कि शुरू में मैंने रीजन दिए थे कि क्या दिक्कत थी यहाँ पर। यहाँ मिलिट्री को जब पैसा टाइम से नहीं मिलेगा तो उनकी लॉयल्टी खत्म हो जाएगी। और मोर ओवर मिलिट्री ये देख रही है कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही है, और मनसबदार अब पूरा पैसा ना तो सेंट्रल अथॉरिटी को दे रहा है और ना हमें दे रहा है, नीचे जमींदार अपने लूटने पे लगे हुए हैं। ये सारी चीजें मिलिट्री के अंदर भी जा रही हैं, और उससे क्या हो, मिलिट्री वीक हो गई। मिलिट्री जब वीक हो जाएगी तो ये बात कौन? अंग्रेज भी देख रहे हैं। अंग्रेज तो आ गए ना। 1609 में विलियम हॉकिंस आए थे जहांगीर के दरबार में, और उनसे प्रिविलेज ले लिए थे उन्होंने, गोल्डन फरमान ले लिया था कि ट्रेड करेंगे यहां पर। थॉमस रो 1915 में फिर आया, वो भी देख रहा है यहां पर आकर के, और उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली यहां पर पोर्ट्स पे, और वो देख रहे हैं धीरे धीरे कि किस तरह से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता चला जा रहा है। 17, अब आपको साइमल्टेनियसली समझना पड़ेगा, 1639 में मद्रास बना लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। मद्रास का क्रेडिट उन्हीं को जाता ना, दे हैव एस्टेब्लिश्ड मद्रास 1639। 1662 में उनको बॉम्बे मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जेम्स की शादी जो है, राजा जेम्स इंग्लैंड वाले की शादी कैथरीन हो जाती, पोर्तुगाल की कैथरीन और ब्रगेंजा से शादी हो जाती है। शादी में दहेज में पुर्तगीज उनको बॉम्बे दे देते हैं 1662 में। तो वो जेम्स जिसको बॉम्बे मिल गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे बॉम्बे दे देता है एनुअल उस पे। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद मद्रास मिल गया उसको, बॉम्बे मिल गया। और 1690 में जॉब चार्नक एक है, उन्होंने कैलकाटा एस्टेब्लिश किया। ठीक, और इन तीनों जगह क्या हो गया? ये तीनों क्या हो गई? प्रेसिडेंसी हो गई, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा की, यहीं से तो प्रेसिडेंसी बनी। तो ये इनके बेस थे जहां से ये व्यापार करते थे। बट आप 1690 तक भी देखेंगे, दे आर नॉट इनटू द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्परर्स, दे आर सिंपली वॉचिंग द सिचुएशन हियर। अब जो ग्रुपिंग हो गई, जब बहादुर शाह चला गया, इस समय फर्रुखशियर जब आते हैं तो आप देखेंगे हिंदुस्तानी ग्रुप का सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स क्या 2 भाई हैं, एक का नाम अब्दुल खान, वैसे ये उपाधि मिली थी लेकिन अब्दुल खान मान लिख लीजिए आप, हसन अली था इनका नाम, और दूसरे थे हुसैन अली, भाई हैं दोनों।
सैयद मियाँ इनके फादर का नाम था, वो सूबेदार हुआ करते थे, बिहार साइड के सूबेदार थे वो, और उनके ये बेटे थे। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रुप के थे। तो जब इन्होंने देखा कि जहांदर शाह को जुल्फिकार खान था तुरानी ग्रुप का, उसने बैठाया था। भाई होता क्या था कि 4-4 5-5 बच्चे आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। जैसे औरंगजेब के 4 बच्चे थे, प्रिंस मुअज्जम, अजीमुशान और एक और कोई था, मोहम्मद आजम, प्रिंस मुअज्जम, मोहम्मद आजम और अजीम उस शान, 3 बच्चे थे। कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बहादुर शाह जीता, पहला प्रिंस मुअज्जम जीता, उसने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दे दी। अब बहादुर शाह के खुद 4 बेटे थे, जहांदर शाह, अजीम उस शाह, जहां शाह और एक और कोई था। तो अब इनके जहांदर शाह, मतलब जब बहादुर शाह मरा, 4 बेटे में ऐसी लड़ाई हुई है कि इसकी डेड बॉडी 1 महीने तक पड़ी रही, बहादुर शाह की। पैसा कह रहा था मैं, बताओ क्या कह रहा था मैं, उस दिन कहा था ना मैंने, भाई भाई कोई मतलब था कि कुछ वक्त प्रॉब्लम क्या थी ये। अच्छा, ये एक मदर से होते नहीं थे, अलग अलग किसी के बच्चे को आप हिस्ट्री में किसी की मदर का नाम बहुत रेयर देखते हैं, है ना, तो वो उनकी एफिनिटी हो नहीं पाती थी आपस में, एफिनिटी नहीं हो पाती तो वो लड़ते थे, और सत्ता सबको चाहिए। जलवा देख रहे हैं ना फादर का, अपने एम्पर मुगल बादशाह का जलवा देख रहे हैं ना वो, कौन नहीं चाहेगा हमें ऐसा जलवा मिले। तो इसकी मदद करी जुल्फिकार खान है, तुरानी ग्रुप का था मनसब। जुल्फिकार खान ने इनको बैठाला जहांदर शाह को। जब जहांदर शाह ने बढ़ गए तब तक ये सैयद ब्रदर्स ये आ गए थे लाइमलाइट में। सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियर को गद्दी पे बैठा दिया। फर्रुखशियर ने कहा कि तुम मार दो, हमें बना दो, चाहे तुम कुछ भी कर दो। अरे भाई एक बात बताओ, तुमको ये कहा जाए तुम्हारा जो है एक किताब है ये 1000 पन्नों की, इस किताब को रट डालो एकदम, तुम्हें ऐसी आईएएस बना देंगे, नहीं रटोगे? क्यों रटोगे? या तुमसे कहा जाए कि तुम यहां से दौड़ते हुए भगवान टॉकी चले जाओगे तो तुमको आईएएस बना देंगे, तुम दौड़ नहीं पाओगे अलग बात है, प्रयास तो करोगे, बताओ नहीं करोगे? कोई एग्जाम नहीं देना, दौड़ते हुए चले जाओ, आईएएस बना देंगे तुमको। तो अब फर्रुखशियर का भी यही था, उन्होंने कहा कि भाई हम राजा बन रहे हैं, एम्परर बन रहे हैं, तो हमें क्या है। सैयद ब्रदर्स आ गए, लेकिन अब सैयद ब्रदर्स जब आए तो इस फर्रुखशियर ने अब इनको शाबाशी भी देनी थी, तो इनको तो बना दिया वजीर, चीफ मिनिस्टर टाइप, मतलब प्राइम मिनिस्टर टाइप समझ लो, और इसको बना दिया मीर बख्शी। मीर बख्शी इज अ कमांडर ऑफ एवरीथिंग, मतलब बेसिकली आर्मी का कमांडर था। दो ही चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर विल टेक केयर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ही विल टेक केयर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों सगे भाई हैं। थोड़े समय बाद फर्रुखशियर को लगा जैसे तुम्हें लगने लगा, आज से तुम्हारा नाम फर्रुखशियर है, जैसे तुमको लगने लगा कि हम नहीं मानेंगे, इनको भी लगने लगा यार ये तो बड़ा परेशान करने लगे दोनों भाई। इन्होंने एक गेम खेलना शुरू किया, इन्होंने एक नया आदमी लेकर के ढूंढ के लाए जिसका नाम था मीर जुमला। ठीक है, और मीर जुमला के लिए एक आदेश पारित कर दिया कि मीर जुमला द्वारा दिए गए सभी आदेश और सभी सिग्नेचर मेरे माने जाएंगे। फर्रुखशियर ने आदेश कर दिया। अब फर्रुखशियर सैयद ब्रदर से परेशान था ना, उन्हें कैसे निपटाए, अंदर ही अंदर घुट रहा था वो कि सब इन्हीं की चल रही, हमारी तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, हम कहीं भी जाते हैं पीछे इन्हीं के लोग रहते हैं, अंदर सब सर्वेंट इन्हीं के, महल के अंदर सब लोग इन्हीं के। उसने मीर जुमला को बना दिया। अब मीर जुमला टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, क्योंकि वजीर तो ये है। अब मोदी के सापेक्ष किसी कोई एक आदमी और आ जाए, सब आदेश उसके माने जाएंगे, मोदी कोई आदेश करे वो साइन करके काट दे आदेश। अब बताओ कंफ्यूजन हो जाएगा ना सिस्टम में। तो ये मीर जुमला और ये सब आ गए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में, और नीचे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई।
अब देखो क्या तमाशा चल रहा है, कहाँ अकबर का, बादशाह अकबर महान का मुगल साम्राज्य, और कहाँ ये टुच्चे टाइप के फर्रुखशियर। अंतर समझ रहे हैं? जस्ट इन द पीरियड ऑफ 125 ईयर्स कॉन्फ्लिक्ट हो गया, होना ही था कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो फर्रुखशियर को निपटाया भाइयों ने दोनों ने, और उसके बाद मीर जुमला को निपटा दिया, खत्म। उसके बाद ये दो भाई थे रफीउद्दर्जात, इसको फरवरी में बना लिया 1719 में, ये जून तक चला, इसको डिसेंट्री हो गई दूसरे वाले को, ये डिसेंट्री से मर गया। ये थे मुगल एम्परर, डिसेंट्री से खत्म हो गए। अब सोचिए वीकनेस मुगल एम्परर की, कहां गए राज दरबार के डॉक्टर्स, कहां चले गए, नाम के लिए बना दिया। अब लेकिन आप सोचिए कितना कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा अंदर इंटरनल, और इनके जाने के बाद कौन आए, मोहम्मद शाह, रंगीला नाम दिया उनको बाद में, रंगीला नाम बाद में दिया, मोहम्मद शाह था। वो रंगीला क्यों थे वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मोहम्मद शाह रंगीला को 1720 में कॉन्स्पिरेसी चल करके ये दोनों भाई, ये तो मार दिया गया बेचारा, और इसको प्रेजेंट करके बाद में जहर दे दिया गया। 1720 में ये दोनों चले गए। ये स्टोरी सिर्फ इसलिए बताइए आपको कि वो जो ग्रुप्स बने थे मुगल कोर्ट्स के अंदर, कैसे कौन सा ग्रुप किसकी मदद कर रहा है, ठीक है, और काहे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये कि वो उनको सबको लग रहा था कि जो राजा है वो मेरी बात मानना शुरू करे, राजा मेरी बात मानना शुरू करे, उस मेरी तरफ देखे। अब राजा किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करता था, दूसरा ग्रुप कॉन्स्पिरेसी में आ जाता था। नेचुरल टेंडेंसी है ये, ठीक है। क्यों? व्यक्ति सेल्फिश है ना। अब दूसरा, अब हम लोग बात कर रहे हैं वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर ही चल रहा हमारा, ठीक है। अब भाई आ गया रंगीला। एक रंगीला मूवी भी आई थी, देखी किसी ने? रंगीला मूवी नहीं देखी किसी ने? आमिर खान की, देखी कि नहीं देखी? आपने देखी है? और देखी है? अच्छी पिक्चर थी, देख सकते हैं आप लोग। उसी टाइप के थे ये मोहम्मद शाह। मतलब आपके पास पैसा आने लगे चारों तरफ से, तुम्हारे पास पैसा आने लगे चारों तरफ से, तुम क्यों आईएएस बनोगे बताओ? अचानक तुम्हारे घर पे एक पत्र आए, उस पत्र में लिखा हो कि सोमेन सिंह पुत्र फला 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 निवासी ये को मैं अपनी 1000 करोड़ की अचल संपत्ति देने का वादा करता हूं, वसीयत मिल जाएगी बाबा की। आओगे कल से? यहाँ भाई से फोन करो, क्या कह रहे सर फर्रुखशियर बता रहे, इधर आओ जरा, ये तो कहोगे। वाई वुड यू कम फॉर अ सिविल सर्विसेज देन? और उसके बाद अगर आप विजनरी हैं तो आप अंबानी टाटा ग्रुप जैसा बना लेंगे उस संपत्ति से, और अगर आप नहीं है तो फिर आप रंगीला बन जाएंगे, और अगर रंगीला बन जाएंगे तो फिर जाएंगे थोड़े समय के बाद, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ लीडरशिप, अ पर्सन सिटिंग एट द एपेक्स ऑफ द स्ट्रक्चर, टॉप पर बैठे हैं आप। वहां पे आप ये जितनी भी मोरल वीकनिंग है आपकी पर्सनालिटी में, जितनी भी, वो आपके सिस्टम को गिराती ही चलेगी। इसीलिए वो बड़े बूढ़े कह जाते हैं ना कि एक जो है पीढ़ी मेहनत करती है, दूसरी उसको बनाती है, तीसरी एंजॉय करती है, चौथी उसको खत्म कर देती है। क्योंकि हर पीढ़ी में लोग वैसे नहीं आते ना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत, कपूत समझ रहे हो ना, रंगीला टाइप का, नालायक, इनएफिशिएंट, विदाउट एनी मोरल प्रिंसिपल्स, नो वैल्यूज,
उसके लिए आपने अपना धन संचय इकट्ठा करके दे दिया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें धन दे जाएं और तुम इनएफिशिएंट हो तो तुम उसको खत्म कर लोगे। तो कहा गया पूत सपूत पूत कपूत, तो क्यों धन संचय। और अगर तुम एफिशिएंट हो तो तुम खुद ही सब कुछ कर जाओगे, सपूत हो तो पूत सपूत, तो क्यों धन संचय। तो मतलब यह कि धन को इकट्ठा करने पे दिमाग मत लगाइए। गधा अगर आ गया तो सब ले जाएगा, खत्म कर देगा, और घोड़ा आ गया तो बना लेगा। ये जो थे कपूत थे, रंगीला। अब रंगीला रंगीला क्यों होंगे ये आप लोग समझ सकते हैं, उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं हमको। अब ऐसे में रंगीला जब रंगीला है, ये बात पता चल गई नादिर शाह को, ठीक। नादिर शाह ने कहा कि अच्छा, इधर सबकी नजर रहती थी, ट्रेड भी हो रहा है, ठीक है, और रिसोर्सेज हैं, फर्टिलिटी है, बहुत सारे मतलब इंडिया इज दिस एरिया, दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये एरिया बड़ा एक रिच कल्चरल हेरिटेज का एरिया रहा है, ठीक है। तो नादिर शाह को भी सपोर्ट मिल गया, उन्होंने कहा चलो भाई चलते हैं। अब नादिर शाह आ गए इधर। अब ये रंगीला है ना, चूंकि मराठों को भी पता चल गया कि रंगीला बैठा ऊपर, वो भी 1737 ऑनवर्ड्स दिल्ली के आसपास पहुंच के लूटपाट शुरू कर दी है अब, ठीक है। और अब इन लोगों की धीरे धीरे दिल्ली में ही रह गए ये, बाकी नीचे मनसबदार जो हैं 1740 के बाद से नए नए स्टेट्स डेवलप होने लगेंगे। भाई वो जो मनसबदार कौन थे, वो जो ग्रुप्स थे डिफरेंट, वही ग्रुप्स तो नीचे जाकर के इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेंगे ना। मुर्शीद कुली खां बंगाल का निर्माण कर लेते हैं, ये बंगाल के मनसबदार थे, धीरे धीरे उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक। सादत खां ये अवध के थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं देंगे इसको, फालतू में ट्रेजरी ऐश कर रहे हैं लोग, इंडिपेंडेंट हो गए। निजाम उल मुल्क उर्फ चिन किलिच खान, निजाम उल मुल्क, इन्होंने क्या किया, हैदराबाद में अलग हो गए। अब कहां कहां जाएगा राजा, हैदराबाद में डिस्प्यूट हो गया, वहां पहुंचे तब तक पता अवध में हो गया, फिर वहां। और पीछे जाएंगे अकबर के समय, तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ था, सब व्यवस्था बनी हुई थी, मनसबदार टाइम पे पैसा देते थे आकर के और उनकी अथॉरिटी को मानते थे। तो दिस इज द रीजन कि ये लोग, वीकनिंग ऑफ अ मुगल एम्पायर हैज गिवन राइज टू द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब नादिर शाह भी आ गया ऊपर, नादिर शाह के बारे में पढ़ लेना आप, इतना पीटा है रंगीला को। पहले तो वो आ गया जब दिल्ली में, तो रंगीला ने कहा मारो नादिर शाह के लोगों को, कुछ लोगों ने मार लिया रात को, नादिर शाह सो रहा था, उसे उठाया उन्होंने, साहब ये तो अच्छा। सवेरे 8 बजे से कत्लेआम शुरू हुआ, शाम को 3:30 बजे तक चला दिल्ली में कत्लेआम। हिंदू मुस्लिम सो कुछ नहीं, काटते जाओ, मारते जाओ, लूट लो, ग्रेनरी पे कब्जा कर लिया। रंगीला आया कि महाराज क्या चाहते हो, इज्जत छोड़ दो मुगलों की, हमने बड़ी मुश्किल से बनाई। उन्होंने कहा तुमने ये मरवा दिया हमारे लोग, क्या था, गलती हो गई। उन्होंने चलो छोड़ो, मन तो लगता है पैसा ही चाहिए ना सबको। 15 करोड़ रुपए ले गया था यहां से, 15 करोड़ that time. My mother has started a job as a teacher in a government school with 150 rupees per month as a salary. तो बताती हैं अपने समय में कि 150 रुपये मिलते थे तो एक हैंड पंप लगवाया और ये होता था। और मेरे नाना में जब जाता था, मुझे याद है, तो 10 पैसे में, आपने 10 पैसे देखे नहीं होंगे, 25 देखा, 10 25 50 चलते थे, बहुत सारी जलेबियां आ जाती थी, मूंगफली आ जाती थी, नाना मूंगफली लाते थे मेरे लिए, 1 रुपए किलो घी मिलता था। तो आप सोचो
ये तो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 1950s की बता रहा हूँ, 60s की, और ये उससे भी 200 साल पहले की बात। 15 करोड़, इट मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और वो जो शाहजहां ने एक पीकॉक थ्रोन बनाया था, उसमें कोहिनूर लगा दिया था, और मार, उसने कहा ये और ले चलो साथ में, चलो तुमने गड़बड़ी करी, उतरो नीचे से, उठाओ इसको। 300 घोड़े, 300 हाथी, नहीं सॉरी, 300 घोड़े, 100 हाथी, कारपेंटर, जो काम के लोग थे, और जितनी भी विमेंस थी वो तो स्लेब बना के ले ही जाते थे, और कह दिया चलो यही राजा है तुम्हारा, रंगीला इसी सब लोग मानना, हम जा रहे हैं। ठीक। अब वो भाई जो है चले गए वो लोग लूट लाट के, अब क्या बचा इन पे बताना। दिल्ली की क्या स्थिति रही होगी उस वक्त, कल्पना करिए आप। वीक है, वीक हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद कौन आता है, 1748 में। अब अगला वाला, नादिर शाह का अगला कमांडर जो है अहमद शाह अब्दाली। काबुल वाबुल तो वापस ले लिया इन लोगों ने, ठीक है, पेशावर, लाहौर सब उनके पास। अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं, ये इनका जब मन कर रहा तब चले आ रहे हैं, 6-7 बार भारत आए हैं, जब मन कर रहा पैसे कम हो गए, चलो वहां थोड़ी शांति है, चलो इधर चलते हैं, इंडिया की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो अब अहमद शाह अब्दाली ने आकर के लूट मचाना, मैं उसमें नहीं जाता हूं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत खत्म हो गया, मराठा अलग से इधर परेशान कर रहे थे, मराठा अफगानों से लड़ने लगे, तो अफगानों ने मराठाओं को खत्म कर दिया। बट अहमद शाह अब्दाली आएगा तो कहां से आएगा, उसी नीचे काबुल से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से तो आएगा, वहां पंजाब मिल जाए। सबसे पहले पंजाब पे कब्जा करते थे, सिंध पे सबसे फर्टाइल लैंड थी, तो कहते पंजाब तक पहुंचेगा, इसके बाद अपना लोग बैठा देते थे, आगे चलता रहेगा यहां से। तो दैट वाज अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अहमद शाह अब्दाली आते। अब इसी पीरियड में जब अहमद शाह अब्दाली और इस तरह के लोग आ रहे हैं, तो अब जरा देखना इनको कौन कौन देख रहा है वीकनिंग को। ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है इनकी स्थिति, ठीक है, वीक हो रहे हैं। मराठा भी देख रहे हैं इनकी स्थिति की, मुगल वीक हो रहे हैं। सिख भी देख रहे हैं स्थिति की, मुगल वीक हो रहे हैं। जाट भी देख रहे हैं कि स्थिति मुगल वीक हो रहे हैं। राजपूत फिर देख रहे हैं कि इनकी स्थिति मुगल वीक हो रहे हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए तो ये सारे लोग कौन है, देवर सॉर्ट ऑफ मनसबदार्स, जिनके दम पर मुगल एम्परर बचा हुआ है। ठीक है। तो मराठा अपने अलग सरदार बन गए, नीचे बुंदेलखंड वाला एरिया सब पूरा ले लिया उन्होंने मराठा, वो अपने इंडिपेंडेंट हो गए। सिखों ने रिवोल्ट अपना अलग शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे पंजाब साइड में सिख आ गए। ठीक है। जाटों ने अपना इधर रिवोल्ट शुरू कर दिया, और राजपूतों ने राजस्थान में अपनी वापस ले ली उनसे एलिजेंस। ठीक है, इनके साथ क्या करना। तो ये सब क्या हो गए, अब इनका गेम पूरा जो है, मराठा तो खत्म हो जाएंगे 1761 में, इनकी कहानी तो खत्म हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। अब इन सबको रिकंसाइलेशन करना है, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है। और 1668 में इधर फ्रांसीसी भी आ चुके हैं, फ्रेंच भी आ चुके हैं। ठीक है। पोर्तुगीज ने जब बॉम्बे दे दिया, तो इंग्लिश और पोर्तुगीज, डच जब यहां आए तो डच ने क्या किया, पोर्तुगीज को तो यहां से हटा दिया, तो पोर्तुगीज फेडेड अवे फ्रॉम द इंडिया एंड दे वेंट टू द ब्राजील पार्ट, वहां चले गए। डच चला गया नीचे, सुमात्रा जावा वहां चला गया। फ्रांस वाले ये आ गए, इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी 1668 में, बाद में इनके साथ एंग्लो फ्रांच वॉर हुए, वो अलग से डिस्कस करेंगे, उस बार में ये भी खत्म हो गए। अब हम 1748-50 के बाद की, 1761 के बाद की बात कर रहे हैं। और इधर क्या हो गया है, अवध अलग राज्य बन के निकल आया, बंगाल अलग राज्य बन के निकल आया, और हैदराबाद अलग राज्य बन के निकल आया, इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है। और ब्रिटिशर्स के पास, इनके पास क्या क्या आ गया, इनके पास मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा। ठीक है।
तो बंगाल का जो नवाब है मुर्शीद कुली खां, उसके आगे की जनरेशन और कैलकाटा में चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वहां व्यापार चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा दोनों का। तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब बाकी बॉम्बे और मद्रास में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कैलकाटा इज अ ट्रेड सेंटर। कैलकाटा के लोग बहुत लर्नेड लोग थे, ठीक है। कैलकाटा में ट्रेड क्यों था? क्योंकि कैलकाटा पोर्ट था, हुगली, सारा ट्रेड ही वहीं से हो रहा है पूरा। तो वहां पे इनको अपना होल्ड, मतलब जितने भी किराने वाले एरिया थे, वेस्टर्न घाट पे तो दिक्कत है, वेस्टर्न घाट पे तो पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, पोर्ट उतने इजी नहीं है। उस तरफ कोस्टल लैंड बहुत अच्छी है, तो वहां में कब्जा करना था। तो अब मुगल्स वीक हो गए हैं, अब सिखों की अलग कहानी चलेगी, गुरु गोविंद सिंह अलग हो जाएंगे, बंदा बहादुर, फिर वो उनके डिस्प्यूट्स अपने आपस में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। रोहिलखंड में रोहिला चलेगा, रोहिला चीफों का रिवोल्ट। अब ये सारी कहानी जो थी, हमें एक दोबारा उस पर आता हूं, ये जितने भी लोग हैं भाई लोग, ये तथाकथित अपने आप को जो बता रहे हैं, ये बेसिकली क्या थे? या तो मनसबदार थे, या जमींदार थे, या फिर प्राइमरी जमींदार थे। ये इनकी साथ, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पीजेंट्स जो थे वो इनके साथ थे नीचे। यही तो रेवेन्यू दे रहे थे। तो पीजेंट देखा कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही है, तो वो अपने इमीडिएट जो बॉस था, चाहे वो जमींदार हो चाहे इंटरमीडिएट कोई भी हो, उसके साथ मिलकर के, जमींदार ने भी कहा हमारे साथ तो लोग हैं, छोटी छोटी आर्मी बना ली, फोर्ट बना ली जमींदारों ने, किले बना लिए। अरे आवागढ़ का किला ये वही तो होगा, कोई जमींदार तुम वहीं के हो ना, ये वहीं के आवागढ़ के ही हैं, किले के नीचे रहने वाले पीजेंट हैं ये। बाहर रहते थे, अंदर थोड़ा रहते थे। क्यों? क्योंकि ये तो पीजेंट थे और वो जमींदार था जो इनसे रेवेन्यू ले रहा था, और इनकी दम पर किला बना लिया, इनकी दम पर किला बना लिया उसने, और वो राजा हो गया। मुगल थे तब तो पीछे घूमता था, मुगल चले गए तो वो राजा हो गया। ये वहीं के वहीं है, पीसीएस दे रहे हैं, प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, इंटरव्यू, ये हैं वहीं के वहीं, और ये सिलेक्ट होने के बाद भी वहीं चले जाएंगे। तो धूमिल ने कहा, धूमिल एक कवि हैं, उन्होंने कहा कि कोई रोटी बेलता है और कोई रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वो यही दर्द बयां कर रहे हैं, इसी पीजेंट का दर्द बयां कर रहे हैं। यूरोप में भी यही दर्द था, भारत में भी यही दर्द है, आज का दर्द भी यही है। मेरे देश की संसद मौन है। हम सब इसी कैटेगरी के हैं, मैं भी इसी कैटेगरी से आता हूं, कहीं ना कहीं आप भी इसी कैटेगरी से आते हैं। तो ये पीजेंट्स रिवोल्ट्स जो थे, आपको मुगल काल में पीजेंट रिवोल्ट आपको खूब देखने को मिलेंगे। संथाल रिवोल्ट बहुत फेमस है, अभी निकल के गया है। तो इस तरह के जितने भी रिवोल्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। रिवोल्ट्स का लीडर कौन था, उनकी टाइमलाइन क्या थी, और सबके कॉज क्या है? इकोनॉमिक। पहले इकोनॉमिक कॉज हैं, रिलीजियस कॉजेज भी हैं, बट रिलीजियस कॉजेज मैंने बताया 1800 के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर इनके साथ पीजेंट नहीं होता, राजपूत के साथ पीजेंट नहीं होता, क्या कर लेते ये? सिखों के साथ उनके लोग नहीं होते, पंजाब के लोग क्या कर लेते? उनके साथ मिल मिल करके अलग अलग करके सबने अपने अपने स्टेट्स बना लिए।